कि कॉमर्स अपने आप में एक टिपिकल सब्जेक्ट है अगर टीजीटी पीजीटी में कंपटीशन का लेवल देखा जाए तो। साइंस में बहुत सारी सीट होती हैं, इंग्लिश में बहुत सारी सीट होती हैं, मैथ्स में बहुत सारी सीट होती हैं, बट कॉमर्स में वही 10 सीट, 15 सीट, 30 सीट। अगर कुछ समय पुरानी बात करो तो एक बार 50 सीट के लगभग आई थी, अब दोबारा से वही 20-25 या 5-5 और 2-2 सीट होती हैं। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर एक भी सीट है तो आप कंपटीशन कर सकते हैं, हो सकते हैं वो सीट आप ही के लिए लिखी हो। ऐसा सुनना अच्छा लगता है, बट ये थोड़ा सा असंभव सा होता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जितनी सीट है उन्हीं में हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है, उन्हीं में हमें आगे बढ़ना है। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए आपके टीजीटी पीजीटी के आज जो मैं टॉपिक यहाँ पर कराने वाला हूँ, जिन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ, वे टॉपिक हमारे पास हैं। आयगत संचय क्या होता है, गुप्त संचय क्या होता है, पूंजीगत संचय क्या होता है, सामान्य संचय क्या होता है, आयगत व्यय क्या होते हैं और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कराता चलूंगा, उन्हीं के साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक आते चलेंगे क्वेश्चन में, वैसे वैसे मैं आपको टॉपिक को समझाता भी चलूंगा। क्योंकि इजी सा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आप मेरे साथ साथ उसका आंसर देते चलेंगे। तो चलिएगा एक एक करके एक एक प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, नए उत्पाद के बाजार में प्रवेश हेतु किए गए विज्ञापन पर व्यय। ऐसा व्यय जो नए उत्पाद के प्रवेश पर आपने विज्ञापन के रूप में किया है। नॉर्मली विज्ञापन एक आयगत व्यय होता है। अगर मैं समझूं तो हमारे पास खर्च होते हैं 3 प्रकार का। एक खर्च होता है पूंजीगत, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हमारे पास होता है आयगत, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा हमारे पास होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय, यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 3 तरह के खर्चे होते हैं, पूंजीगत, आयगत और अस्थगित आयगत व्यय। अब ये पूंजीगत व्यय क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऐसा कोई भी खर्च जो हमने किसी परिसंपत्ति के निर्माण पर किया है, मशीन खरीदने पर, बिल्डिंग खरीदने पर जो भी खर्च किया गया है, वो सब पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। या मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी, तो उस मशीनरी को खरीदने के बाद, उस मशीनरी को खरीदने के बाद से उस मशीनरी को लगवाने तक बीच में आपने जो भी खर्चे किए, जैसे कि मशीनरी को अपनी कंपनी तक ले जाने के लिए आपने कुछ भाड़ा यानी कि किराया दिया, वो भी पूंजीगत व्यय। उस मशीनरी को कहाँ से, जहाँ से खरीदा है, अपने गोदाम तक लगवाने के बीच में आपने उसका इंश्योरेंस कराया, बीमा कराया, तो वो भी लगने से पहले जो आपने खर्च किया है पूंजीगत व्यय कहलाएगा। उसके लगवाने पर आपने कुछ मजदूरी दी है, वो भी पूंजीगत व्यय कहलाएगा। यानी कि मशीनरी को खरीदने से लेकर जब तक उस मशीनरी को आपने अपनी फैक्ट्री में लगवा नहीं लिया, उस बीच जो भी खर्चे आपने किए हैं वो सभी खर्चे आपके पूंजीगत व्यय की कैटेगरी में यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये व्यय लगभग 1 साल से अधिक, हमेशा 1 साल से ज्यादा तक आपको बेनिफिट देते हैं। दूसरा होते हैं आयगत व्यय। ऐसे व्यय होते हैं बेटा, या ऐसे व्यय होते हैं मेरे भाई, जो सिर्फ और सिर्फ करंट यानी कि वर्तमान पीरियड के लिए किए जाते हैं, वर्तमान समय के लिए किए जाते हैं। इनका लाभ सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। जैसे आपने वेतन दिया तो वेतन का लाभ आपको इसी महीने मिलेगा, इस महीने कर्मचारी काम करेंगे। आपने सैलरी दी है, आपने वेतन दी, आपने सैलरी दी है, आपने रिपेयर कराई है, आपने ब्याज दिया है, आपने मजदूरी दी है, ये सारे खर्चे जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक ही समय से रिलेटेड होते हैं, इससे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, वो सब क्या होते हैं, आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय हमेशा मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तक आपको फायदा देंगे और किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो जाएगा। ये मानकर चलो कोई ना कोई संपत्ति का निर्माण जरूर होता है पूंजीगत व्यय के अंदर। आयगत व्यय में, आयगत व्यय करने से किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि अस्थगित आयगत व्यय है। ये आयगत व्यय ही है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे आयगत व्यय जो है तो आयगत,
मतलब खर्चा तो आपने किया है, संपत्ति का निर्माण तो नहीं हुआ, बट ये आपको लाभ 1 साल से ज्यादा तक देंगे। खर्चा था, कोई संपत्ति भी नहीं बनी, जिससे कोई संपत्ति ना बने वो आयगत व्यय होते हैं। पर आयगत व्यय की खूबसूरती क्या है, ये 1 साल तक ही फायदा देते हैं। जबकि कोई ऐसा आयगत व्यय है जिसका फायदा 1 साल से भी ज्यादा तक हो रहा है, तो उसे अस्थगित आयगत व्यय कह देते हैं। अस्थगित आयगत व्यय कह देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैसे? जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कराया, मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए का खर्च किया। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी कोई संपत्ति का निर्माण तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कैसा व्यय रहा, आयगत व्यय रहा, क्योंकि इसके करने से किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन आपको इस विज्ञापन से 1 साल, 2 साल, 3 साल, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आपने एक विज्ञापन कराया और इसका फायदा आपको 5 साल तक लगेगा। विज्ञापन कराया और इसका फायदा आपको 5 साल तक लगेगा, तो सीधी सी बात है, विज्ञापन कराया है, आयगत व्यय है, फायदा 5 साल तक होगा, 1 साल से ज्यादा फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये पूंजीगत भी है, ये आयगत भी है। फायदा 1 साल से ज्यादा पूंजीगत हो गया, लेकिन संपत्ति नहीं बनी, आयगत हो गया। तो ऐसा खर्चा जिसमें दोनों मिक्स हो रहा है बेटा, मामला ये दोनों का मामला मिक्स हो रहा है, फायदा 1 साल से ज्यादा दे रहा है बट कोई संपत्ति नहीं है, उसे हम बोलते हैं आकस्मिक आयगत व्यय, या आकस्मिक नहीं, अस्थगित आयगत व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मली इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, या ऐसा बता रखा होगा कोई आपने अभी भी क्या किया है, किसी आपने अभी भी एक, जैसा प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न है आपने एक नए उत्पाद को बाजार में प्रवेश कराया, जैसे ही आपने नया उत्पाद आया उस पर आपने विज्ञापन किया। तो सोचो जब आपने नया उत्पादन बाजार में लेकर आए होंगे, उसके ऊपर आप विज्ञापन कर रहे हो, इस विज्ञापन का खर्चा तो बहुत लंबे समय तक फायदा, इसका फायदा तो बहुत लंबे समय तक होगा, और जब इसका फायदा बहुत लंबे समय तक होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयगत व्यय नहीं, चूंकि तो विज्ञापन था। पूंजीगत व्यय नहीं भाई, पूंजीगत व्यय भी नहीं है, व्यक्तिगत व्यय भी नहीं, क्या कहलाएगा ये, अस्थगित आयगत व्यय, अस्थगित आयगत व्यय, क्योंकि इसका फायदा 1 साल से ज्यादा समय तक हो रहा है, जबकि कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। अगला प्रश्न, अभिगोपन कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अंडर राइटर्स कमीशन। अभिगोपन कमीशन, अभिगोपन का मतलब होता है जो लोग हमारे शेयर को बिकवाने का काम करते हैं, उसे हम अभिगोपन बोलते हैं बेटा। जो लोग हमारे शेयर्स को बिकवाने का काम करते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा, अंडर राइटर्स कमीशन। तो याद रखना, अंडर राइटर कमीशन भी अस्थगित आयगत भुगतान होता है, अस्थगित आयगत भुगतान होता है। अंडर राइटर कमीशन को भी हम एक तरह से संपत्ति मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं बेटा, संपत्ति। एक बात याद रखना, जो भी ये अस्थगित आयगत भुगतान होते हैं ये बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं। तो अभिगोपन कमीशन, अंडर राइटर कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है अंडर राइटर कमीशन क्या होता है, आप बताओगे अंडर राइटर कमीशन अस्थगित आयगत व्यय होता है और इसे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, इसे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्थायी संपत्ति पर हाश। स्थायी संपत्ति पर हाश किसका उदाहरण है, तो हर कोई व्यक्ति बता सकता है स्थायी संपत्ति पर हाश यानी कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा हमारे पास होता है आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हर साल से संबंधित होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे, एक कंपनी ने 40,000 रुपए अपने भवन की रंगाई पर खर्च किया, इसे अभिलिखित किया जाना चाहिए। अब आप कोई भवन बनवाते हो, भवन के बनाने पर पैसा खर्च हुआ तो पूंजीगत व्यय, उससे संपत्ति बनती है। भवन की रंगाई पर पैसा खर्च किया है तो इससे कोई संपत्ति नहीं बनी। भवन की रंगाई पर आपने पैसा खर्च किया, किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, और जब संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ तो ये पूंजीगत व्यय तो हुआ नहीं है, ये कैसे कहलाएगा भाई आपके पास, आयगत व्यय। लेकिन दूसरा, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि एक कंपनी 40,000 रुपए भवन के बनाने पर और 5,000 रुपए उसकी रंगाई पर खर्च करती है, तो भवन को बनाते समय जो रंगाई की गई थी बेटा वो सारी की सारी संपत्ति की वैल्यू ही कहलाती है। और अगर भवन को बनाते समय पर उसकी रंगाई पोताई की जाती है तब वह पूंजीगत व्यय कहलाती है। और भवन बन चुका है, 5 साल बाद, 6 साल बाद या 2 साल बाद, 1 साल बाद आपने उसकी रंगाई पोताई कराई है, अब वो आयगत यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समायोजन से पूर्व के लाभ। इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समायोजन के पूर्व से के लाभ, यानी कि अगर दो कंपनियां मिलती हैं तो समायोजन से पूर्व का जो लाभ होता है उस लाभ को हमेशा
पूंजीगत, उस लाभ को बेटा क्या करते हैं हम पूंजीगत संचय मानते हैं, पूंजीगत संचय माना जाता है। ठीक है भाई, कंपनी के समामेलन या समायोजन से पूर्व का जो लाभ होता है उस लाभ को क्या माना जाता है बेटा पूंजीगत लाभ मानते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, समायोजन से पूर्व के लाभ को लिख लेना। प्रॉफिट जो भी होता है समायोजन से पहले, समायोजन से पहले उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं हमेशा पूंजीगत संचय में ट्रांसफर करते हैं उसे। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़वाई, अगर बैठने की क्षमता बढ़ी है इसका मतलब आपने अपनी लाभ की कैपेसिटी, प्रॉफिट की कैपेसिटी बढ़ा ली। और लाभ की क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा करा गया है वो पूंजीगत नेचर का कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि इससे आपकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। जो आपका सिनेमा हॉल था वो बड़ा हो गया, आपकी संपत्ति बढ़ गई। और जब संपत्ति में वृद्धि हो उसे हम क्या बोलते हैं भाई पूंजीगत व्यय बोला जाता है। विज्ञापन अभियान पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्ष से अधिक तक मिलेगा। सीधी सी बात है, विज्ञापन पर पैसा खर्च किया है और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा भाई 3 वर्ष से ज्यादा, इसका मतलब ये अस्थगित आयगत व्यय कहलाएगा। यहां पर अस्थगित बोलते हैं इसे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है, एक व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। कब उसे हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं भाई, किस व्यय को हम पूंजीगत व्यय बोलेंगे, जबकि धनराशि बड़ी होती है, जबकि धनराशि क्या हो बड़ी। पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि बड़ी हो छोटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया गया हो, भाई पूंजीगत व्यय का मतलब ये नहीं होता आपने पैसा एक साथ खर्च कर दिया, यह भावी लाभों के लिए किया जाता है, यह चालू अवधि के लिए किया जाता है, यह भावी मतलब भविष्य में होने वाले लाभों के लिए किया जाता है ताकि भविष्य के लाभ बढ़ जाएं। किसी संपत्ति को खरीदेंगे जिससे भविष्य के लाभ आपके हमेशा बढ़ जाते हैं। तो पैसा ज्यादा किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक मुश्त किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, चालू अवधि के लिए किया है यह भी नहीं होता, भावी लाभों में वृद्धि होती है, यह है आपके पास पूंजीगत व्यय। अगला, क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के स्थान तक ले जाने वाले उपकरण। मैंने बताया बेटा, मान लो आपने कोई उपकरण खरीदा और उसे खरीद कर, जहां से आपने खरीदा है वहां से खरीद कर आप उसे कहां ले जा रहे हो, अपनी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो, उस बीच आपने उसके ऊपर बीमा कराया, तो वो भी सारा खर्चा क्या कहलाएगा आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा। आपने कोई भी सामान खरीदा है, कोई भी संपत्ति खरीदी है, उसे खरीद कर फैक्ट्री में लगाने तक जो भी खर्चा करोगे, चाहे वो बीमा का खर्चा है या वो कोई और सा खर्चा है, वो सभी खर्च क्या कहलाएगा आपका पूंजीगत व्यय कहलाता है। 10वां, एक संस्था में गुप्त संचय का सृजन किया जा सकता है। गुप्त संचय, गुप्त संचय ऐसा संचय है जो बना तो रखा है बट हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बना तो रखा है संचय पर अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट से हटा देते हैं। अब बैलेंस शीट से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्थायी, या तो हम अपनी क्या करते हैं स्थायी संपत्ति को कम करके दिखा देते हैं। मान लो 1 लाख की संपत्ति थी, आप उसे बस 80 मानकर चलो, कितनी मानकर चलो 80, 20 जो बचे वो गुप्त संचय में काम आ जाएगी। 1 लाख की संपत्ति को कम करके दिखा दिया, हाँ ये गुप्त संचय से बना सकते हैं। आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय दिखा देते हैं, आयगत व्यय को क्या दिखा देते हैं भाई पूंजीगत व्यय दिखा देते हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं अपने गुप्त संचय का निर्माण कर सकते हैं। दायित्वों का मूल्य कम करके दिखाना, नहीं भाई दायित्वों का मूल्य अधिक करके दिखाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए तथा बी। स्थायी संपत्ति के मूल्य को कम करके दिखा दो या आयगत व्यय को क्या कर दो भाई पूंजीगत व्यय करके दिखा दो। व्यय कहते तुमने आयगत, यानी कि मान लो तुमने दिया था किराया और उसे तुमने क्या मान लिया अपनी संपत्ति मान लिया, ठीक है भाई। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, इससे क्या बनाया जा सकता है, इससे हम बना सकते हैं अपना कौन सा गुप्त यानी कि सीक्रेट रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक नेक्स्ट क्लास और लूंगा जिसमें हम सेम टॉपिक को और आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो 15 मिनट की हो गई, इससे लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको टीजीटी पीजीटी के ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा।